अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। लो जी, बुरे दिन शुरू हो गए और बुरे दिनों की निशानी यही होती हैं कि साथी एक एक करके साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। और इमरान खान साहब के वो करीबी साथी जो इमरान खान साहब के इख्तिसाब नैरेटिव को ज़मीन से उठाकर आसमान की तरफ लेकर जा रहे थे, ख्वाबों ख्यालों में से ही, मीडिया पर से ही उन्होंने इमरान खान साहब से अलहदगी इख्तियार कर ली। मेरा इशारा एहतसाब अकबर के नाम से मशहूर शहजाद अकबर साहब की तरफ है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने एक ट्विटर पैगाम के ज़रिए एहतसाब ज़िम्मेदारियों से अलग होने का ना सिर्फ ऐलान किया, बल्कि ये बात भी सामने आ गई कि इमरान खान साहब उनकी तरफ से जो बिछाया जाने वाला एहतसाब जाल था, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, उसके अंदर एहतसाब अकबर साहब की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और कहानी भी जुड़ गई है, और वो कहानी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का सबब होगी आपके लिए, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत ने शहजाद अकबर साहब को इक़्तिदार से, यानी इमरान खान साहब की कुर्बत से दूर कर दिया, जिसका बराह रास्त सियासत के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और वो भी एक यूट्यूबर हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि एक यूट्यूबर की एक वीडियो ने एहतसाब अकबर साहब को इक़्तिदार के ईवानों से ना सिर्फ निकलवा दिया, बल्कि इमरान खान साहब से भी इस हद तक दूर कर दिया कि इमरान खान साहब ने कहा, यार असी इको नाल नहीं टुर सकते, लिहाजा ए तेरा रास्ता है मेरा रास्ता, और दोनों ने अपने अपने रास्तों को अलग कर लिया। ये क्या कहानी है, बड़ी दिलचस्पी की कहानी है जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन आज एक और अहम वाक़या भी हुआ जनाब। कल इमरान खान साहब ने एक तकरीर झाड़ी थी, और उस तकरीर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक पैगाम दिया था। आज उस तकरीर के ऊपर सियासी मौक़िफ़ को इख्तियार करने के लिए इमरान खान साहब ने ईवान वज़ीर आज़म के अंदर अपनी पार्टी का एक अहम इजलास बुलाया, जिसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कहा जाता है। और इमरान खान साहब ने इस इजलास के अंदर अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी अपनी जमात की, उसको तमाम तर सिनेरियो से ना सिर्फ आगाह किया, बल्कि उनको चंद अहम टास्क भी सौंप दिए, जिनमें से इंपॉर्टेंट टास्क वो धमकी पर अमल दरामद था जो उन्होंने कल दी थी। यानी उनका ये कहना था कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, सड़कों पे आ जाऊंगा, और फिर लोगों को बताऊंगा कि ये वो लोग थे जिनकी वजह से मैं इक़्तिदार से निकला। और आज अपनी जो पॉलिटिकल उनकी एडवाइजरी कमेटी है, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके सामने भी उन्होंने इस मामले को ना सिर्फ रख दिया, बल्कि उनको टास्क दे दिया कि आप 15 फरवरी तक मेरे जलसों का एक शेड्यूल बना के दें, क्योंकि अब एक बात जो उन्होंने कर दी है, उस बात के लेके आगे चलना है पॉलिटिकली, और पॉलिटिकली उन्होंने बेनिफिट उठाने हैं। इमरान खान साहब एक सियासी जमात चला रहे हैं, और जो बंदा सियासी जमात चला रहा होता है उसके जो विजन है और उसका जो मतम नज़र है, वो यकीनन इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार में रहना है। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए, और वो ये चाहते हैं कि अब इक़्तिदार में रहें। उन्होंने कल अपनी इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि ना सिर्फ मैं ये टर्म पूरी करना चाहता हूँ, बल्कि इससे अगली टर्म के लिए भी मैं एक मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हूँ, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें अगले 5 साल भी मिलेंगे। ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सिर्फ 5 साल की मजीद ख्वाहिश का इज़हार किया। वो 50 साल की भी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते थे, लेकिन अब उसके लिए उनको एक पॉलिटिकल नैरेटिव डेवलप करना है, और उस पॉलिटिकल नैरेटिव की जो आगाज़ है उन्होंने कल कर दिया। और अब उसके लिए अब उनको चाहिए एक अवाम राब्ता मुहिम, और उसके लिए वो जो बुनियादी तौर पर जिसको अपना इस वक्त मरकज़ निगाह समझते हैं, वो मुमकिन तौर पर 15 मई को होने वाले बलदियाती इंतखाबात हैं। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से दी गई 15 मई की तारीख को ना फाइनल किया है, और ना ही इस वाले से कभी कोई पेशरफ्त हुई है। अब चूँकि बलदियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, लिहाजा इमरान खान साहब जलसे कर सकते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की जो क़यादत है उसको ये कह दिया है कि पंजाब में कम से कम 4 जलसों का जो उसकी मनसूबाबंदी की जाए। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान, इन 4 मुकामात पर उनका ये कहना है कि मेरे लिए जलसों की अरेंजमेंट की जाए। और अब देखना ये है कि उनके लिए जलसों की अरेंजमेंट कैसे की जाती है। और बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत को ये बताया है कि अब हमने इस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ आगे चलना है। एक जानिब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने सफ़े को फाड़ के फेंक दिया, और दूसरी जानिब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको अपोजिशन के सफ़े पर लाकर उन दोनों को सेम पेज करार भी दे दिया, और अब उसको टारगेट में ले लिया। कल इजलास के अंदर उनका ये कहना था, यानी जो खिताब उन्होंने किया उसके अंदर उनका ये कहना था कि अब हमने अपना जो पॉलिटिकल मुखालिफिन है, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन के वो तमाम लोग जिनके बारे में एहतसाब बयानिया कायम किया गया था,
اب ان کو ہم نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دینا ہے۔ اب اس کو اگر ٹف ٹائم دینا ہے تو اس سلسلے کی ایک کڑی تو شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جڑی ہے، اور اب شہزاد اکبر صاحب کے بعد آنے والوں کے ساتھ جڑی ہے، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل آؤٹ فال بھی ہے اور اس کا پولیٹیکل بلڈ اپ بھی ہے۔ آؤٹ فال ہو گیا کیونکہ احتساب کو پاکستان کے عوام نے انتقام کے نام سے تعبیر کر لیا، اور احتساب ایک انفیکٹ مذاق بن گیا۔ اب اس احتساب کے نام پر بننے والے مذاق کے نیریٹو کو دوبارہ شفٹ کرنا ہے احتساب کے نام پر، اور اس کے لیے اب ضروری ہے کچھ ایسی ٹھوس ڈیولپمنٹس جن کے ذریعے اپوزیشن قیادت کو دوبارہ نہ صرف جیل میں پھینکا جائے بلکہ ان کو سزائیں دلوائی جائیں۔ یہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کے دو آبجیکٹیوز جن کے اوپر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ ایک، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس وقت ڈائلاگ ہے اپوزیشن کا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ناکام بنانا، اور اس کے لیے ان کے پاس آسان رستہ ہے کہ اپوزیشن کی قیادت کو جیل بھجوا دیا جائے، ان کو سزائیں دلوا دی جائیں، اور اپنے نیریٹو کو دوبارہ ایک طاقت کے ساتھ اسٹیبلش کیا جائے کہ میں جو کہہ کے آیا تھا میں نے وہ کر دیا، لہٰذا اب مجھے اور موقع ملنا چاہیے۔ دوسرا جو اس کا سیکنڈ آؤٹ فال ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل بلڈ اپ ہوا تھا لاہور کے جلسے کے بعد، اس کے نتیجے میں یہ ایک عمومی تاثر ڈیولپ ہو گیا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کے اندر اگر کسی بھی قسم کا کوئی پولیٹیکل مس ایڈوینچر کرنا چاہے گی تو اس کے لیے جو بہترین شخصیت ہوگی وہ عمران خان صاحب ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف یہ کیا بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ اب اگرچہ اس کا جو نقصان ہے وہ میں اور آپ یعنی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یار یہ کام اب ہو گیا ماڑا، اب اس میں سے باہر نکلنا ہے۔ اب اس میں سے باہر نکلنے کی صورتحال ایسی بن چکی ہے بقول عمران خان صاحب کے کل کے خطاب کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑا۔ اب اسٹیبلشمنٹ یوں دھکے دے رہی ہے، جان چھڑا رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس سچویشن سے اسٹیبلشمنٹ کا باہر نکلنا ایک بہت مزے کا خیز سچویشن ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام دیا ہے عثمان بزدار صاحب کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے اندر، کیونکہ جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا KPK کے اندر، وہاں پر جو PTI تھی اس کو سخت دھچکا پہنچا تھا، اور وہاں پہ JUI نے سویپ آلموسٹ کر دیا۔ اب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو انتخابات ہیں وہاں پر ہمیں KPK جیسی سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس کے لیے عثمان بزدار صاحب کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ تمام پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کی نہ صرف لسٹیں بنائیں گے، PTI کی جو پنجاب کی عادت ہے، شفقت محمود صاحب، خسرو بختیار صاحب، عثمان بزدار صاحب، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، اور ان جیسے تمام اکابرین کے ساتھ مل کر وہ نہ صرف یہ لسٹیں بنائیں گے اور لسٹوں کو عمران خان صاحب سے اپروو کرائیں گے، اور اس کے بعد وہ جو امیدواران ہیں ان کی ڈسپوزلز کے اوپر فنڈز کو رکھ دیا جائے گا۔ جس کام کی وہ ہدایت کریں گے وہ کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب نے اس حوالے سے عثمان بزدار صاحب کو وارننگ دے دی۔ ان کا یہ کہا کہ بھائی تجھ کو ہمیشہ میری مکمل حمایت حاصل رہی ہے، لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے جہاں پر تم نے نہ صرف اپنا دماغ کو بھی کھولنا ہے بلکہ آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھنے ہیں، اور اس مرتبہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی اس کو نہ برداشت کیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کے جواز کو قبول کیا جائے گا۔ عثمان بزدار صاحب کے اوپر ابھی انہوں نے بجلی تو گرائی ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب کے لیے اس اہم ٹاسک کو پورا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم انہوں نے رکھی ہے دیکھیں اب وہ اس معاملے میں پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں احتساب کے نیریٹو کی۔ عمران صاحب کی بنیادی خواہش یہ رہی ہے کہ اپنے احتساب کے نیریٹو کو وہ ہر حالت میں کامیاب بنائیں، لوگوں کے لیے قابل قبول رکھیں، تاکہ لوگوں کی جو سمپتیز ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے حکمرانوں کی نااہلی، بیڈ گورننس اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان آج اس حال تک پہنچا، وہ لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب 3-3.5 سال کی کارکردگی تو اس سے بالکل الٹ ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سابق حکمران ہیں یہ ہماری برائیوں کا، یہ ہماری مصیبتوں کی جڑ ہیں، وہ اب خود یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی موجودہ حکمران اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑے پرابلم کا باعث ہے۔ اب اس مخمسے کے اندر اگر احتساب صحیح معنوں میں شروع کیا جائے تو اس کے لیے ایک ایسی شخصیت درکار ہے جس کے بارے میں لوگوں کا ایک عمومی تاثر یہ ہو کہ جناب یہ بندہ تو کسی کی نہیں سنتا۔ اب عمران خان صاحب نے یہی سوچ کے بشیر میمن صاحب کو لگایا تھا، یہی سوچ کر دیگر لوگوں کو لگایا تھا، لیکن جب ان کی طرف سے سامنے جواب آنا شروع ہو گیا کہ جناب جس
मुकदमे के बारे में आप हमें ये कह रहे हैं, ये मुकदमा नहीं बनता। तो इमरान खान साहब को इस पे चढ़ता था गुस्सा। अब उस सारे चक्कर के अंदर शहजाद अकबर साहब ने अपनी गुड्डी बहुत ज़्यादा चढ़ा के रखी और इमरान खान साहब को ये बावर कराया कि जनाब ये जो हमारे मुकदमात हैं ये इतने ठोस मुकदमात हैं कि इसमें से शरीफ फैमिली बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन वो मुकदमात कच्चे धागे लगे और जैसे जैसे अदालतों के अंदर वो केसेस गए, अदालतों ने उनके परखच्चे उड़ा दिए। अगरचे अब नैब या FIA इल्तवा पर इल्तवा मांग रहे हैं और कोई हतमी तौर पर सबूत पेश करने से कासर नहीं। आप आटा स्कैंडल देख लें, आप चीनी स्कैंडल देख लें, आप अद्वियात स्कैंडल देख लें, आप सीमेंट स्कैंडल देख लें, आप मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल देख लें, आप जाली TT स्कैंडल देख लें। शहजाद अकबर साहब की तरफ से जो मामला मंजर आम पर आया वो अभी तक आज तक वो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच सका और यही उनके लिए सबसे बड़ी चार्जशीट बन गई। अगर आपको याद हो तो 11 जनवरी को मैंने एक वीलॉग किया था जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीलॉग के अंदर मैंने ये बताया था कि शहजाद अकबर साहब पर काबीना के इजलास के अंदर इस हद तक तनकीद की गई कि उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा जनाब ये काम मेरे बस का नहीं है, नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आना। अब नवाज शरीफ साहब एक जानिब लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों एक ऐसे डरावने ख्वाब हैं जो इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर हर वक्त उलझाए रखते हैं। अब शहजाद अकबर साहब ने जब हाथ जोड़ लिए, उनका ये कहना था कि भाई मैं इनको वापस नहीं लेके आ सका, तो इसका मतलब ये था कि शहजाद अकबर साहब ने अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया और इन्हें उसूली तौर पर वहीं पर अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन शहजाद अकबर साहब ये समझते थे, ये जानते थे कि यार ये अभी मौका नहीं है मुझे उनसे अलग होने का, मुझे कुछ और काम करना चाहिए, लेकिन वो उनके साथ इंगेज रहे। लेकिन इसी दौरान एक अगर आपको वकला तहरीक याद है तो वकला तहरीक के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ साथ एक और शख्सियत हमने मुख्तलिफ जगहों पर देखी और उनका नाम है अजहर सदीक एडवोकेट साहब। अजहर साहब उस वक़्त ये जो वकला तहरीक थी ये स्टेज के ऊपर हर वक्त मौजूद होते थे या इफ्तिखार चौधरी साहब के ट्रक के साथ लटके रहते थे और इस हवाले से इनकी बेशुमार तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। अब कुछ अरसा से ये जो लंदन ग्रुप है PTI का, इरफान हाशमी साहब हैं, अमेरिका ग्रुप के अंदर शाहीन सहबाई साहब हैं, ये उस ग्रुप के साथ अलाइन हो गए और इरफान हाशमी साहब और शाहीन सहबाई साहब के साथ मिलकर ये YouTube के ऊपर प्रोग्राम करते रहे। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने YouTube के ऊपर एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर उन्होंने एहतसाब नैरेटिव की नाकामी का तमाम तर जिम्मेदार ठहरा दिया शहजाद अकबर साहब को और इमरान खान साहब को ये कह दिया कि जनाब इमरान खान साहब ही पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद उम्मीद रह गए हैं और अगर ये हट गए तो पाकिस्तान के अंदर लूट खसूट का दरवाजे खुल जाएंगे। और ये जो वीडियो है ये बजरिया शाहीन सहबाई साहब ये पहुंच जाती है इमरान खान साहब के पास और इमरान खान साहब को चूँकि शहबाज गिल वाला लबो लहजा इन्होंने इस्तेमाल किया था उस वीडियो के अंदर, तो इमरान खान साहब को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अब इतलात इस किस्म की आ रही हैं कि शहजाद अकबर साहब की जगह पर ये अजहर सदीक साहब को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। अलबत्ता कुछ लोग इस बारे में भी बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में दीगर कुछ और शख्सियात हैं जिनके भी इंटरव्यूज़ किए गए हैं, जिनमें जो हैं हुसैन असगर साहब जो साबिक नैब के अंदर मौजूद थे और नैब के अंदर उन्होंने काम किया था डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के ऊपर, उनको भी इस ओहदे के लिए कंसिडर किया गया है। और इसके साथ साथ एक और अफसर हैं अब्बास साहब, उनका भी इस ओहदे के लिए इंटरव्यू किया गया है। अब बुनियादी तौर पर 3 उम्मीदवार हैं और मेरा ख्याल है कि कुर्रा फ़ाल अजहर सदीक साहब के नाम निकलेगा क्योंकि हुसैन असगर साहब भी उन्हीं अफसरान में उनका शुमार होता है जो किसी की बात नहीं मानते। अब शहजाद अकबर साहब अंदाज़ा लगा सकते हैं इमरान खान साहब का, बल्कि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं उस कैलिबर का जिस कैलिबर के अंदर हम इस वक्त हुकूमत चलाने के अमल से दो चार हैं। ट्विटर के ज़रिए हुकूमत के फ़ैसले होते हैं, तर्जमानों के इजलास से इम्पॉर्टेंट कोई बात नहीं होती, यूट्यूबर्स के ज़रिए सोशल मीडिया को और सोशल मीडिया पर इमेज बिल्डिंग को और ओपिनियन बिल्डिंग की हर तरह की कोशिशें की जाती हैं, चाहे सदारती निज़ाम की बात हो, चाहे नैब की बात हो, चाहे FIA की बात हो, चाहे एहतसाब की बात हो, चाहे एहतसाब अकबर की बात हो, जौन सा मर्जी आप इशू ले लें वहाँ पर आपको यही नज़र आएगा, इसके अलावा कोई नहीं। और इमरान खान साहब का अब
جو عوام رابطہ مہم کا فیصلہ ہے یہ کچھ زیادہ دیر سے ہے یا نہیں یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن عمران خان صاحب اب اس لمحے پر اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی اناؤنسمنٹ کے بعد بھی جو ڈیمیج بیڈ گورننس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہو چکا ہے، اب اس کا تدارک ممکن نہیں۔ اب چاہے شہزاد اکبر صاحب جائیں یا خود عمران خان صاحب، کہانی مک گئی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔